बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मिलियन डॉलर सवाल है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, कौन इन होगा कौन आउट होगा। वैसे तो शहर इक़्तिदार में इस वक्त धुंध छाई हुई है, क्या सियासी मंजरनामे से धुंध छटी है? कुछ वाज़े नज़र आ रहा है? देखें इकराम मुगल साहब, इस वक्त जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ना, वो हड्डी बन गया। हड्डी फंसी हुई है हलक में, जी। जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। ना सही। इलेक्शन करवा के कोई सूरत बन रही है, ना इलेक्शन करवाए बगैर कोई सूरत बन रही है। मामलात गए हैं बिगड़। ऑप्शंस हैं दो। सही। और इसकी वजह यह है कि इमरान खान, वो जो डयाला जेल में बैठे हुए ना, साथ जी। ही पड़ोस में, वो सरेंडर करने से इनकार कर गए ना। जी। वो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा रहे, वो किनारा कशी भी नहीं कर रहे, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मुतालबे से भी नहीं हट रहे। IMF जो है वो भी सर पे खड़ा हुआ है। मुआशी मामलात तबाही के धाने पर हैं। और अब वो लोग जो इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं, और वो लोग जो नवाज शरीफ और एंड कंपनी, इनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अच्छा। अब ये जो सारी सूरत हाल है, देखें, इसमें मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक है मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता रोज़ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि भागने की तैयारी। और एक है अंसार अब्बासी साहब का कॉलम। उस कॉलम में कुछ सवालात हैं बहुत अहम है। वो सवालात जो हैं आपको पहुंचाते हैं उस मंजरनामे तक, जो मंजरनामा इस वक्त डेवलप हो रहा है, जो बातें इस वक्त क्लोज डोर्स में हो जो रही हैं। धुंध के उस पार। हाँ, जो जो इस वक्त बातें जो हैं वो बंद कमरों में पर्दों के पीछे, जहाँ पर ये भी जाहिर है कि वो सवालात जहाँ पर जन्म ले रहे हैं, वहाँ पर दीवारों के भी पूरे कान नहीं होते, कोई CCTV कैमरे भी नहीं होते। वो जो गुफ्तगू है, वो जो सारा एक थॉट प्रोसेस है, उसकी अक्कासी है उसमें। बड़े इंपॉर्टेंट है। उन सवालात के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करने की भी कोशिश करेंगे। और इस हवाले से देखें, अगले चंद रोज़ बहुत अहम है, क्योंकि ये जो दो बातें हैं ना, और ये इशारों किनायों में ये मशवरे कि यार इलेक्शन करा के क्या करेंगे, वो उसके लिए अगले चंद रोज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये बहुत अहम है। कौन सी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर मामलात को तेज़ी से इस तरफ भी ले जा सकती हैं, उस तरफ भी ले जा सकती हैं, और दोनों अतराफ क्या हैं, तरफ़ैन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो उन्होंने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब हैं, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। फिर उन्होंने खड़े होकर उसको झंडा पहनाया JUIF का। पीटीए की कॉपी। हाँ, JUIF का झंडा पहनाया, और पहनाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के ओपनिंग देने के बाद, झंडा पहनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब पूछें जो पूछना है मेरे से, जी। सवालात करा। तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर वो जो पहले खबर चली फायरिंग का वाक़या हुआ, फिर उसके ऊपर वजाहत आ गई कि वो मौजूद नहीं थे उस कॉन्वॉय में पुलिस की तरफ से, वो सब पुलिस कुछ आ ने भी गया। डिनाई किया था। हाँ, तो उसके ऊपर जनाब मौलाना फजल रहमान से सवाल हुआ कि वाक़या हो गया। वो कहते हैं देखिए वजाहत तो आ गई, मैं तो घर पर था, खुद नहीं था, लेकिन गोलियां लगी हैं गाड़ियों को। तो ये वाक़या इससे ताल्लुक नहीं है कि मैं था गाड़ी में, नहीं था, महफूज रहा, वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। देखें, अमन व अमान का सवाल जेन्युइन है। लेकिन इन्होंने जो खबर चलवाई मौलाना वो फजल, ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान हाँ पर हमला हुआ। हाँ, तो मौलाना, नहीं, टेक्निकली देखें, अगर आपकी दो दो तरीके से होता है जी। ना। आप घर पर मौजूद हैं या आप गाड़ी में मौजूद हैं। एक चीज़ जो आपसे एसोसिएटेड है, जिसमें ब्लैक टिंटेड ग्लासेस के दूसरी तरफ आपने होना है मौजूद, टेक्निकली आपकी है ना गाड़ी, तो उसके ऊपर अगर कोई फायरिंग करेगा तो यही होगा ना कि आप पे हमला हुआ है। आप नहीं थे, गाड़ी में थे, ये एक अलग बहस है। बट जो पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अमन अमा की सूरत हाल है, वो एक जेन्युइन बात है, वो फेंकने वाली बात नहीं है। बट वो जो मौलाना साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज क्वेश्चनेबल। मौलाना कहते हैं कि ये अमन अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। हम एक ज़माने से मुसलसल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, इज्तमात में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हो, इंतहाई मुतासर है। और यहाँ तो एक तसलसल है। चंद महीने पहले बाजौड़ में हमारे इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए। उसके बाद ये सिलसिला 80 तक पहुँच गया। दीगर कबायली इलाकों में भी
शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टाँक में हमारे लोगों पर हमले हो रहे हैं। इस हालत में हमें बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर चलें, तो हम तो उसके आदी नहीं हैं। हालांकि कभी ऐसा करें, लोग जो इस्लामाबाद से डीआई खान के लिए मोटरवे बनी है ना, हकला डीआई खान मोटरवे, इस पे चले जाएं, और किसी भी ऐसे शख्स से जो वहाँ पर कोई 6-8 महीने 10 महीने से बैठा हुआ है, वो बैठता है उधर टोल प्लाजा के ऊपर, उससे रुक कर पूछ लेंगे वो मौलाना असद महमूद जब इस्लामाबाद से डीआई खान जाते थे या डीआई खान से इस्लामाबाद आते थे, तो कितना का बड़ा उनका कॉन्वॉय होता था। कभी कभी गाड़ियों का नंबर पूछ लें, अच्छा, ये जाके सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ियों में घूमते और किस ताम झाम के साथ, किस कर्रो फर के साथ, पैर पे जमीन पे पाँव नहीं लगता वो। लेकिन अब जाहिर है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी तो देनी होती है ना, कि हम तो सादा लोग, एक सादा सी गाड़ी, एक साथ में मुंशी, इलेक्शन कमीशन वाला नहीं, एक साथ में मुंशी या वो एक बंदा डायरी लेके, जितने माशाल्लाह ना इनके साथ कोई लोग होते हैं गाड़ी में तो गाड़ी बैठ जाए। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान के पास देखें, एक V8 बात ही तो है। है नहीं, एक बात तो है, नून लीग उनके ऊपर डिपेंड करती है क्राउड के लिए, जी, तो क्राउड तो है उनके पास, और साथ आने मतलब जाने वाले, सहूलत है। साथ आने जाने वाले भी हैं उनके पास। तो वो जो बात कह रहे हैं ना कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, और ये प्लस पॉइंट होता है। बहरहाल कहते हैं हम तो तन्हा एक गाड़ी में सफर करने के आदी हैं, हम तो इस सूरत हाल के आदी नहीं है। तो इस सूरत हाल में मैं तो पहले भी कह चुका हूं, जो कुछ भी हुआ है उन्होंने हालात का तज्जिया नहीं किया दुरुस्त तरीके से। और ये जो एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड, यकसा मौके, क्या सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, यानी हम दो सूबों के हवाले से यकसा माहौल नहीं मिलेगा हमें। यानी अगर पंजाब में पुरअमन माहौल मिल रहा है, सिंध में पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों का हक नहीं है कि उन्हें पुरअमन माहौल मिले? इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजमी है, आइन का तकाजा है, और हमने तो तहरीक चलाई थी 2018 के इलेक्शन में धांधली की वजह से। लेकिन इलेक्शन दिया जाए तो इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए, ये नहीं कि हमें ऐसे छोड़ दिया जाए कि हम सुबह से शाम तक सोचते रहें, फिक्रमंद रहें कि रात को घर पहुंचेंगे वापस या नहीं पहुंचेंगे। फिर वो कहते हैं कि आज मैंने लक्की मरवत में दिन गुजारा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि दिन कैसा गुजरा होगा, किस सिक्योरिटी के साथ गुजरा होगा, और उससे जो पब्लिक को परेशानियां आती हैं, आवाम को परेशानी होती है, ये सब किस कीमत पर आखिर। लिहाजा हम फिर अपनी बात को दोहराना चाहते हैं कि रात जो वाक़या हुआ है ये बजाते खुद एक बदअमनी का वाक़या तो है। अगर इंतज़ामिया सिक्योरिटी भी फ्राहम करती है, चलें, मुझे तो पार्टी सरबराह के तौर पर सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन हर उम्मीदवार को तो नहीं मिलेगी। जब मैंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी शाम मुझे थ्रेट आया कि आपको थ्रेट है, एक और सियासतदान का भी नाम था उसमें। तो ये बहुत काबिल फ़िक्र बात है एमल साहब हमारे लिए, तमाम उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा कि आप कैंपेन चला सकते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं चला सकते। फिर उनसे एक सवाल होता है, उस पर वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरमा रहे हैं कि दो सूबों की अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? कहते हैं मैं दुआ गो हूँ। अब ये उनका हल है, तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि मौसम की वजह से हो, अमन व अमान की वजह से हो, टर्नआउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन नहीं जा सकेंगे, टर्नआउट कम होगा, तो ये धांधली का रास्ता खोलता है। अब इलेक्शन कमीशन ही देखेगा, हम तो रोना धोना कर रहे हैं, अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही देखेगा कि वो हमारे रोने धोने को तो उनकी ठीक क्या अहमियत देते हैं। जो मौशी सूरत हाल है, निगरान हुकूमत बजट नहीं दे सकेगी, दोस्त ममालिक ने हाथ उठा लिया है कि अगर वो यानी इमरान खान वापस आया तो हमारे हाथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान की बका के लिए खतरा है, हमें कोई कुछ नहीं दे रहा। वो सिर्फ इंतजामी मामलात में कमज़ोर नहीं था, मईशत तबाह कर दी, कश्मीर के 3 हिस्सों की बात की, पाकिस्तान के 3 हिस्सों की बात की, और ऐसे अंदाज में करता है कि हमें पता चल जाता है कि उसका एजेंडा है। मैं इलेक्शन में जाना चाहता हूँ और अगर बेहतर माहौल देने के लिए चंद दिन ताख़ीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मौलाना साहब ने मुतालबा तो कर दिया इलेक्शन डिले करने का। मौलाना साहब 2002, 2008, 2013, 2018 क्या पाकिस्तान में, क्या खैबर पख्तूनख्वा में, क्या बलूचिस्तान में आइडियल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी? 2008 में तो बहुत वर्स्ट है 2013 में भी जी, बहुत बुरे हालात थे। साने एपीएस आप 2014 में हुआ है, उससे पहले आपको पता है कि 2013 में पीपल्स पार्टी और
एएनपी के साथ क्या हुआ था खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में, कैंपेन करने की इजाजत ही नहीं थी तालिबान की तरफ से। उनके ऊपर जो बिलोर फैमिली है, जो उनके साथ हुआ, बिल्कुल, बशीर बिलोर साहब, मियां मियां इफ्तिखार इफ्तिखार साहब के हुसैन बेटे। उनके बेटे, वो जिस सूरत हाल से गुजरे, मौलाना फजलुर रहमान ने अगर झूठे मुंह ही उस वक्त इलेक्शन, जब तक अमन आमा की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, एक मुतालबा कर दिया होता कि जब तक इनको भी कैंपेन चलाने तो के मौके नहीं मिलते उस वक्त तक इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि आपको सूट कर रहा था, आप जद पर नहीं थे, तो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम बेनिफिशरी हैं इसके। और जब आपको सूट नहीं कर रहा, असल बात तो ये है कि मौलाना साहब को समझ आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में निकलते होंगे, जिन लोगों से बात करते होंगे, उनके कैंडिडेट्स की हालत, पीटीआई शेर अफजल मरवत के कन्वेंशन वो देख लें, वो देख के तो वैसे ही दिल डूब जाएगा, मियाँ साहब का भी और मियाँ साहब के मौलाना साहब का भी, उनका तो दिल डुबा देने वाले कन्वेंशन है। तो वो बेसिकली, उन्हें तो लास्ट टाइम भी चांस नहीं ना मिला। हाँ, तो वो है बेसिकली प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं उस कॉलम की तरफ। वो कॉलम जो है उसमें जो लिखा गया है वो आपको बताता है कि क्या है। इंतखाबात के बाद रौला ही रौला, रौला ही रौला। वो कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। वो कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात से उम्मीद तो ये थी कि सियासी और मुआशी उम्मीद इस्तेहकाम की खत्म हो तरफ गई। एक अहम कदम होगा, लेकिन मामला तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। जूं जूं इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी राइट। हम इलेक्शन 8 फरवरी को क्यों करवा रहे हैं? हम करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, लोगों की जिंदगी लोग बैक नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं, ये जो सियासी हिजान है, ये टेम्परेचर्स हैं, इनसे छुटकारा मिले। ये जो स्टॉक एक्सचेंज उठ रही है, बैठ रही है, कारोबार नहीं हो रहा, महंगाई का आलम है, इस पर कोई आपकी समत वाजे हो, कोई इन्वेस्टमेंट आए, किसी का माहौल बने, तो आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर आपने ऐसे करवाने कि जिसके बाद मजीद बढ़ जाएगा ये सारा मामला। आगे कहते हैं, ये राय आम सुनने में मिल रही है कि जिन हालात में और जिस अंदाज में इंतखाबात कराए जा रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो उसे मुआशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा। बिल्कुल। इस वक्त हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से 2 सूरतें नज़र आ रही हैं। अगर इंतखाबात साफ शफाफ अंदाज में करवाए जाते हैं तो मुमकिन तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो वाम उन्हें लाएंगे ना, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं। एवरीबडी बिलीव्स के पीटीआई विल मेक इट टू द नेशनल असेंबली एंड ऑल द 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, 4 सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली पीटीआई को नहीं रोक सकते। जिस किस्म का सेंटिमेंट इस वक्त, जिस वक्त पब्लिक पल्स आपको नजर आती है, पीटीआई कांट बी स्टॉप। आगे वो कहते हैं कि और अगर इंतखाबात मौजूदा अंदाज में आज़ादाना, कोट एंड कोट, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कामाज, पकड़ धकड़, कागजात नामजदगी छीनना, स्क्रूटनी में फारिग, बंदे उठाना, वो छापे सारा मारना, जो कुछ हुआ इसमें करवाए जाते हैं, तो शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे। सिर्फ इस जुमले में ना लफ्ज शायद इजाफी है, शायद नहीं, यकीनन पाकिस्तान की तारीख के इस सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे, जिसमें अक्सरियत को अकलियत और अकलियत को अक्सरियत में बदल दिया जाएगा। ये सब मिला के अकलियत है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, ANP, BNP, बाप, GDA, तो फला सबको मिला लें, ये सारे मिला जुला के ना अकलियत है इस वक्त और अक्सरियत है पीटीआई जी। 9 मई वाले कौन है? उन्होंने किस पर हमला किया था? वो कैसा और किसके खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे? वो किस इदारे को अप्रैल 2022 से, जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, अपने निशाने पर रखे हुए हैं? इन सवालों के जवाब सबको मालूम है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि उनकी जमात की क़यादत का फैसला है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी से ना कोई इंतकाम लेंगे, ना ही किसी इदारे से लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है कि इमरान खान का भी फैसला यही हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जीतने की सूरत में फौरी तौर पर पीटीआई का सोशल मीडिया क्या ट्रेंड चलाएगा, किस किस को निशाने पर रखेगा, ये तो सबको पता है और यकीन भी है कि ना तो इमरान खान आके इदारों से लड़ाई करेगा और ना ही अवाम की जिंदगी जी रहना।
मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी मेरा ख्याल है कि सबसे कभी ज्यादा आपने 25 मई के बाद देखा था उन्होंने आम माफी दे दी? सबसे ज्यादा जो सबसे आसान अगर किसी हाँ। पॉलिटिशियन को डील करना है ना, वो इमरान खान है। हम्म, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि आपने जिद नहीं लगानी। वो द डे पीपल इन पाकिस्तान सम पीपल इन पाकिस्तान डिसाइडेड कि आपने इमरान खान को हराना है, उस दिन से इमरान खान जीतना शुरू हुआ बिल्कुल ऐसे ही। कि यू हैव टू पुल हिम डाउन। हम्म, वो उस दिन से उसका राइज। राइज जो है वो इमरान खान का, वरना पॉलिटिकली पीटीआई की क्या सूरत हाल थी फरवरी 2022, एवरीबडी नोस। अच्छा, वो कहते हैं कि फौरी तौर पर क्या ट्रेंड चलाएगा उनका सोशल मीडिया, नई हुकूमत से क्या मुतालबे करेगा, उसके साथ साथ इसके साथ साथ पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उनका फौज और फौज की क़यादत से मुतल्लिक माजी का एक एक बयान और इल्ज़ाम याद नहीं दिलाएंगे? फौज के खिलाफ कभी नहीं बयान दिया। इस सब के मुल्क के सियासी और मुआशी हालात पर क्या असरात होंगे? अगर इमरान खान वाकई बदल गए हों और तहरीक इंसाफ के वोटरों, सपोर्टरों और पीटीआई के सोशल मीडिया के इदारों से नफरत भी खत्म हो गई हो, तो दूसरी तरफ जिन पर 9 मई के हमले हुए, क्या वो 9 मई को भुला देंगे? क्या वो फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को और जिनको वो मनसूबा साज और मास्टरमाइंड कहते हैं, उन सबको गले लगा लेंगे? ये वो मामला है जिस पर बहुत पहले सोच विचार होनी चाहिए थी। वेरी अप्रोप्रिएट कि आपको इसको फिक्स करना चाहिए था इलेक्शन से पहले। भाई आपके पास लोगों की सीसीटीवी फुटेज होगी, जो लोग अंदर दाखिल हुए उनके नाम होंगे, वो सब कुछ होगा, उनके खिलाफ एक्शनेबल एविडेंस जिस जिसके खिलाफ मौजूद है आप उनको सजा दें। 103 लोग हैं ना गिरफ्तार। अब भाई इंसाफ अगर करें। भाई 1003 हो, हाँ। 10,003 हो, हम्म, ये मुल्क है, इस मुल्क में एक कानून है, उस कानून के तहत जो जराइम हैं वो दर्ज हैं, जराइम के साबित होने की सूरत में सज़ा है, और सज़ा को एक्सट्रीम ज़्यादा सज़ा देना और कम सज़ा देना ये जज का इख्तियार है। वो मारूजी हालात, उस बंदे के हालात, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका माजी, उसको रखते हुए रिगरस पनिशमेंट भी दे सकता है, बामुशक्कत भी दे सकता है, सज़ा प्लस जुर्माना भी कर सकता है, या कम अज़ कम सज़ा भी लेकिन वो तजवीज़ कर सकता प्रोसेस है। तो ये जज शुरू का हो काम है ना, वो करते उसके बाद इसकी तरफ जाते। प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ। बट समवेयर डाउन द लाइन पीडीएम और उसमें शामिल जमातें, उनको ये सूट कर रहा था, उनको ये सूट करता था कि ये लटके रही तलवार और इस तलवार के साए में इलेक्शन होगा, पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहेगी, तो हमारा चांस है, वरना तो हमारा चांस बेनिफिशियरी नहीं। कौन है, नहीं तो किन्होंने उस सूरत क्लेम में क्या किया? होता, हाँ एक्स नंबर ऑफ पीपल, जी, वो सजा हो जाती, बिल्कुल। और वाई नंबर ऑफ पीपल बैक होते हम्म, इनटू द पॉलिटिक्स। आप जाते, आप अवाम पाकिस्तान के सामने मुकदमा रखते, हम्म, उसमें जो है वो मक्खन में से बाल की तरह ही पीडीएम को निकाल के बाहर फेंक देती है वहाँ, सही। जो कुछ इन्होंने किया। नॉट दैट के नॉट दैट के ये शायद बेहतर नहीं कर सकते, बट इन्होंने किया नहीं। ये तो अपने केसेस खत्म करवाने पे लगे हुए थे ना, मसरूफ इनकी थे ना। प्रायोरिटीज मुख्तलिफ थी, अपॉइंटमेंट्स थी, फलाना था, साजिशें थी, सब कुछ था, तो वो बेसिकली उसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, आगे जनाब वो लिखते हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया वो मनसूबा साज और मास्टरमाइंड कहते हैं, जिनको उन सबको गले लगा लेंगे। ये वो मामला है जिससे पर बहुत पहले सोच विचार होनी चाहिए थी। 9 मई में मुलव्वस अफराद और बाकी तहरीक इंसाफ के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींची जानी चाहिए थी, माफ़ी तलाफ़ी के रास्ते निकालने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब जिन हालात का हमें सामना है वो भी ऐसे हैं कि इंतखाबात के बाद क्या होगा, ये सोचकर पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र होती है। जिस आज़ाद अंदाज में इस वक्त इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, उस पर पहले ही सवाल उठना शुरू हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इंजीनियर्ड इलेक्शन होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है? कौम के 50 अरब रुपए ज़ाया करने की भी क्या ज़रूरत है? सीधा सीधा जैसे वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें, फिर मियाँ साहब को उठा के इंस्टॉल कर दें भाई, अगर उनको बनाना है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके 90% रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना होगा, इस बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो, तहरीक इंसाफ जितनी भी मकबूल हो, उसे इंतखाबात नहीं जीतने दिया जाएगा। अब ऐसे इंतखाबात के नतीजे में नून लीग और दूसरी जमातें मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाएंगी,
लेकिन ऐसी हुकूमत जो इतने मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आएगी तो क्या वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का मूजब बन सकेगी? आगे तो रौला ही रौला नजर आ रहा है। इज वेरी राइट कि इस वक्त आप जिस सिचुएशन में फंस गए हैं, आप इलेक्शन करवाएं फ्री मैनर में, इमरान खान आ जाएंगे। अगर आप इस तरीके से करवाएं जिस तरीके से हो रहे हैं, इमरान खान तो नहीं आएगा, ना लोगों का ट्रस्ट होगा, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट होगा, और उस हुकूमत की कोई साख नहीं होगी, कोई अथॉरिटी नहीं होगी। जो डिसीजन लेने चाहिए किसी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को, वो जो मुल्क के मसाइल के हल करने के लिए ज़रूरी हैं, वो मियाँ साहब ले नहीं पाएंगे। मियाँ साहब अपना स्कोर सेटल करने के लिए आ रहे हैं, कोई उनका इकोनॉमी फोकस नहीं है, और उनके पास कोई जादू का चिराग नहीं है उसे फिक्स कर सके। उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन मौजूद नहीं है। एवरीबडी नोज अबाउट इट, सवाए चीज़ें बेचने के, ये बेच दो, वो बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो, ये बेच दो, रोज वालेट होटल बेच दो, स्टील मिल बेच उसमें दो, भी एक यही बचा है रैशनल, ना। उसमें और भी एक, वो बचा क्या है? देखिए बाकी तो सब कुछ बेच उसमें गए भी हैं। रैशनल मौजूद है ना। हाँ, आपको ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए, लेने चाहिए, बचा होने हुआ क्या चाहिए। है अब? हाँ, तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फलाना सरदार एयरपोर्ट साहब आउटसोर्स कर एयरपोर्ट्स दो। लेकर पार्क्स तक, रेडियो पाकिस्तान तक सब कुछ तो देंगे, मोटरवे भी। कुछ प्रोसेस और कुछ चीज़ें रुक भी गई। बहरहाल इस वक्त जो है वो हम अपने बदतरीन जो है वो क्राइसिस, सियासी, मुआशी, आईनी, कानूनी बहरान का शिकार है, और वे आउट कोई नज़र नहीं आती। और उस वे आउट में अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ना करामन मुगल साहब, मैं आपको बताऊं कि somebody has to think about it। अब होगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब ये भागने की, ये भी बेसिकली कॉलम जो है वो ये सजेस्ट करता है कि डोंट गो फॉर इलेक्शंस। फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डोंट गो फॉर इलेक्शंस। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात लग रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बैठेंगे। अब सेंस ये है शहर इक़्तिदार में कि अगर इन अदालतों से तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल होते हैं मामलात, तो फिर गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी, प्री इलेक्शन गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी, और उसके नतीजे में दोनों सूरतों में, चाहे 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में मियाँ साहब को इंस्टॉल कर दें, चाहे आप ना करें किसी और XYZ को कर दें, बट वो सूरत हाल पाकिस्तान को मज़ीद ख़राब करने जा रही है। 2024 का जो सूरज तुलू हुआ गुज़श्ता रोज़, वो अभी तक लोग नहीं कर रहे ऐसा कुछ कि वो खैर का सूरज। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए। अल्लाह।